और सुनते हैं प्रदेश के नए मुखिया बने एमएल लाठर क्या कुछ कह रहे हैं। गई हैं उसका ही परिणाम है कि जो एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो घटा है और जो ये आवश्यक रूप से अपराध पंजीबद्ध हो, इस पॉलिसी के तहत ही जो आज हमारा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट आ रही है, जो पहले न्यायालयों के माध्यम से करीब 34% केसेस दर्ज होते थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले में, वो आज घटकर केवल 13% रह गए, जो इस नीति को सफलता की ओर इंगित करता है। सर, महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के जो आंकड़े आए उसको लेकर विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया, उसको रोकने की किस तरह से रणनीति रहेगी कि हम निचले पायदान पे आ सकें? आपने देखा होगा कि हमारे 12 अक्टूबर से इसी जो टारगेट ग्रुप है जिसमें पोटेंशियल क्राइम करने का जिसमें पोटेंशियल है जिस व्यक्ति में, उनको हम टारगेट करके उन तक पहुंच रहे हैं। आवाज़ नाम की एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने इसमें राजीविका के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, करीब 22 लाख के करीब उसमें जुड़े हुए हैं व्यक्ति, जो महिलाएं, उन सबको इस ग्रुप से जोड़ा है और इसके अलावा यूनिसेफ को जोड़ा है, विभिन्न एनजीओज़ को जोड़ा है। जो भी वो टारगेट ग्रुप है, चाहे वो पोटेंशियल क्रिमिनल हो, चाहे वो पोटेंशियल विक्टिम हो, विक्टिम को उसके अधिकारों के बारे में कि महिलाओं को क्या अधिकार है, वो उसको कानून के तहत क्या क्या शक्तियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रैप पॉइंट्स हैं, कहाँ वो फंस सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे बालक हैं जो पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकते हैं, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है कि अपने जो पॉक्सो एक्ट हैं और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस में, वो कितने स्ट्रिंजेंट हैं, उसमें डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, उसके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ही एक संस्कारी बालक कैसे बना जाए, उस हेतु भी उनको एजुकेट किया जा रहा है। फर्जी एफआईआर भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मानता है, टाइम भी खराब होता है, तो किस तरह से ऐसे मामलों? देखो, जैसा राज्य सरकार की नीति है कि अपराधों का स्वतंत्र पंजीकरण होना चाहिए, जब पॉलिसी यही है, उसमें देखो स्वाभाविक है लोग अपने स्कोर सेटल करने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज होती हैं। महिलाओं में करीब 48% अपराध जो हैं झूठे हो रहे हैं और इसी तरह SC/ST में भी करीब 46-47 के करीब हैं। लेकिन वो नागरिकों के ऊपर है कि उनको सही चीज़ लेकर हमारे थाने में आना चाहिए ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो और यही काम जो वास्तव में पीड़ित है उसको सहायता प्रदान करने के लिए काम में लिया जा सकता है। इस साल की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है पुलिस कांस्टेबल, उसको लेकर तैयारियां किस तरह तक पूरी होगी? हमारे एडिशनल DG जो रिक्रूटमेंट प्रमोशन भर्ती बोर्ड हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और सभी जो फील्ड यूनिट हैं हमारी, उन सब को हमने कल VC लेकर उनको सचेत किया है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह हैं, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है और जो पूर्व में चालान शुदा हैं इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्वेलेंस होता है वो अलग से जारी है और जो हमारा मानवीय जो इंटेलिजेंस संकलन का एक कार्यक्रम होता है वो अलग से जारी है। बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू। और अब नजर डालते हैं टॉप 10 क्राइम खबरों पर। अलवर पुलिस ने IPL क्रिकेट मैचों में सट्टे की खाईवाली करते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से लैपटॉप, LED, मोबाइल, नकदी और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया। भरतपुर के कुम्हा गांव में मामूली विवाद को लेकर गांव के एक युवक ने दरांती से वार कर एक अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मृतक की पत्नी और बच्चों पर भी प्रहार कर उन्हें घायल कर मौके से भाग गया। 12 में महिला कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि महिला कांस्टेबल का अपने पति से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बीकानेर बाइक चोरी की एक वारदात CCTV में कैद हो गई। यहां सुजानगढ़ रोड पर चोर ने दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर पुलिस ने जिले में विशेष अभियान के तहत अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के पास 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 वाहन जब्त किए। चूरू में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सीकर के नीम का थाना में एक शख्स का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त सेडूराम के रूप में की गई। परिजनों को उसकी हत्या की आशंका है। चूरू की महिला थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी आबिद खान पर अपनी पत्नी का जबरन गर्भपात करवाने का भी आरोप है। कोटा में ट्रोले और कार में टक्कर हुई। हादसे के बाद दर्रा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे में दोनों ड्राइवर सुरक्षित हैं। भरतपुर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की गई और 3 मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। यहां दुकान से सैंपल लिए गए। मौके से कई दुकानदार फरार हो गए। और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर, जिला परिषद पंचायती राज चुनाव में आज अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को, चौथे के लिए 5 दिसंबर और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। जिला परिषद पंचायती राज चुनाव का भी अब नगर निकाय चुनाव के बाद आगाज हो चुका है। दिसंबर में इनके नतीजे आएंगे। 4 चरणों में पंचायती राज चुनाव किए जाएंगे। तो शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार भी चुनी जाएगी। अब गांव की सरकार का रण। निर्वाचन आयोग ने 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 4 चरणों में होंगे और 4 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 जिलों में 636 जिला परिषद, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा नामांकन। 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर को होगी वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को होगी वोटिंग। तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 2,41,87,946 मतदाता वोटिंग करेंगे। 33,611 मतदान केंद्र बनाए गए। एक मतदान केंद्र पर 900 मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा तय कर दी है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए 1.5 लाख और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया कोरोना गाइडलाइंस के तहत कराई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम मीणा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेम, 23 नवंबर को अब गांव की सरकार चुनने के लिए जो है वो अधिसूचना जारी आज हो जाएगी और ये रण जो है वो शहर की सरकार के बाद अब गांव की सरकार के लिए शुरू होने वाला है, जिसके नतीजे दिसंबर तक आएंगे। क्या कुछ रहने वाला है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके यहाँ अधिसूचना छपा कर दी गई है। 4 से 9 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे और प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 23 नवंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों की 636 जिला परिषद और करीब 4,331 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली है और आयोग ग्राम पंचायत, नगर परिषद के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना करने के जो दिशा निर्देश है वो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं। वही 2 गज
की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जहाँ तक कानूनी व्यवस्था की बात है तो आयोग ने कानूनी व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दी है और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कानूनी व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ अतिरिक्त जाब्ता तैयार किया जाएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः राज्य निर्वाचन आयोग देश का पहला ऐसा आयोग है जिसने सफलतापूर्वक ग्राम पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव और अब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव है वो करवा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव करवाना अपने आप में बड़ी गंभीर चुनौती थी। आचार संहिता में किसी तरह की ढिलाई दी जाएगी या लगातार बनी रहेगी? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए जिस दिन से कार्यक्रम घोषित किया गया था उसी दिन प्रदेश के 21 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और यह आदर्श आचार संहिता मतदान होने तक लागू रहेगी। जैसे ही मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी स्वतः ही आदर्श आचार संहिता है वो भी हट जाएगी। आदर्श आचार संहिता के दौरान राज्य सरकार इन जिलों में किसी भी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती है। साथ में जो संबंधित मंत्री है वो भी इन जिलों का दौरा नहीं कर सकेंगे। सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग और बोर्ड है वो भी हटा दिए गए हैं। जी आसिफ। जी प्रेम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इधर नगर निकाय के महासंग्राम के बाद अब मेयर पद की दौड़ शुरू हो चुकी है। कौन मेयर बनेगा? बाड़ेबंदी से मेयर तय किया जाएगा, कहीं किंग कहीं हार। तो परिणाम के बाद अब मेयर पद की दौड़ शुरू हो चुकी है। तीनों निगमों के अंदर 2-2 बोर्ड बनने हैं और स्थिति लगभग सभी जगह साफ है। अब कुछ जगहों पर निर्दलियों के ऊपर दारोमदार टिका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सुधीर, नतीजे आ चुके हैं, अब मेयर चुना जाना बाकी है और कुछ जगहों पर अगर साफ तौर पर बात की जाए तो ये दारोमदार जो है वो निर्दलियों के कंधों पर टिका है। सुधीर। बिल्कुल निर्दलियों के कंधों पर टिका है और प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 2 नगर निगम बनाए गए, दोनों में क्लियर कट मेजोरिटी जो है बीजेपी को ग्रेटर में मिली है, लेकिन हेरिटेज में कांग्रेस 4 वार्डों से पीछे रह गई है। अभी हमारे साथ वासुदेव देवनानी जी है, उनसे बात करेंगे। पूरी कश्मकश है अगर पूरे 6 नगर निगम की बात करें तो किस तरह से ये देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, निगमों को बांटा और साथ में वार्डों का परिसीमन जिस सांप्रदायिक आधार पर किया, इन्होंने वर्गों को बांटा, उसके बावजूद कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। 2 नगर निगम में बीजेपी स्पष्ट बहुमत में आई है और 2 में सारे हथकंडों के बाद कांग्रेस आई है। बाकी 2 नगर निगम अभी भी हमारे, एक में हम बराबर पे छूटे हैं और एक में कांग्रेस ने 4-5 का बढ़त ली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम 4 नगर निगमों पे कब्जा करेंगे और कांग्रेस के बाद 2 निगम ही रह जाएंगी। सारे हथकंडों के बाद कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, ऐसा मैं कह सकता हूं। राजधानी हमेशा खासतौर से पार्टियों के लिए रहा है कि जिसकी सरकार हो उसका मेयर बने और नाक का सवाल हो गया इस बार के चुनाव को देखें। एक आपने ग्रेटर जीत लिया, लेकिन हेरिटेज की बात की जाए, हेरिटेज में आप वो कर नहीं पाए। कहीं न कहीं आपके भी टिकट बंटवारे में कोई कमी रही, जिस तरह से कुसुम यादव जीत के आ गई वार्ड नंबर 74 से, अंत समय उनका बदला गया किसी टिकट देने की बात की, लेकिन प्रत्याशी के तौर पे वो नहीं उतर पाई, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है। तो क्या पार्टी हेरिटेज में बिल्कुल कांग्रेस को खुले हाथ छोड़ने वाली है या वहाँ भी प्रत्याशी खड़ा करेगी मेयर के लिए? जनता ने यह मिथक तोड़ दिया कि सत्ताधारी दल के साथ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अब यदि दोनों निगम में बीजेपी के पार्षदों को मिला दिया जाए तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास अब 42 और 88 ये मिलाकर 130 बनते हैं, जो निश्चित रूप से बहुमत में बीजेपी आई है। और जहां तक मेयर का सवाल है, हम हेरिटेज में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और हम जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास के साथ कह सकता हूं,
क्यों कांग्रेस जिस प्रकार से उन्होंने बाड़ेबंदी करने के बाद साथ में निर्दलियों को सत्ता का बाड़ेबंदी तो आपने भी करी है, आपने तो रिजल्ट से पहले ही कर दी, उन्होंने तो बाद में करी है कम से कम। देखिए बाद में तो इनका तो स्वभाव रहा है ना, पहले विधायकों को लिया अब पार्षदों को लिया, तो बाड़ेबंदी करना तो शायद इनकी आदत है। हमने तो एक प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, उस प्रशिक्षण शिविर में हम लोग अभी लेकिन भी उस हैं। प्रशिक्षण शिविर में जो हार गए वो कहाँ गए? वो तो निकल गए बाहर। हाँ तो उनको भी हम पार्षद का प्रशिक्षण तो जो जीत गए उन्हीं की ज्यादा आवश्यकता होती है, उनको भी हमने 2 दिन प्रशिक्षण दिया। अब पार्षद में किस प्रकार से वो अपना कार्य संभाले करें उस दृष्टि से प्रशिक्षण कंटिन्यू है। लेकिन जो मेयर का चुनाव है उसमें बीजेपी इनको किसी तरह से खुली छूट नहीं देगी, हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है, कल तक नॉमिनेशन होना है। ग्रेटर में आपकी क्या मंथन चल रहा है, हेरिटेज को लेकर क्या मंथन चल रहा है? हमारी दोनों ओर से रणनीति बन रही है और दोनों में निश्चित रूप से कल सवेरे तक हम निर्णय कर लेंगे और हमारे नॉमिनेशन भरेंगे। इसी तरह कोटा और जोधपुर में भी हमारा सब जगह हम कांग्रेस को कहीं भी वॉकओवर नहीं देंगे, सब जगह मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें जनता का समर्थन हासिल है, उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है। जयपुर में बात करें, जयपुर में दोनों ओबीसी के मेयर आने वाले हैं और वो भी महिला आने वाली है। तो ग्रेटर में जिस तरह से शील दावाई भी है, पहले मेयर रह चुकी है, सौम्या गुजर भी है, इसके अलावा भारती लखियानी भी है, ऐसे कई सारे नाम हैं, 5-7 नाम हैं जो कि मीडिया में चल रहे हैं, राजनीति में चल रहे हैं, आपकी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। कौन होगा आखिर, उसका फैसला कौन लोग करने वाले हैं और कब तक हो जाएगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने समिति बना दी है, उस समिति बैठ करके निश्चित बेस पर निर्णय करेगी। समिति के मेंबर तो जयपुर में नहीं है, कोई उदयपुर है, कोई जयपुर है, कोई दिल्ली है, ऐसे में कैसे? कल सवेरे तक अधिकांश आ जाएंगे और साथ में नहीं होगा तो आजकल वर्चुअली हम एक दो के साथ मीटिंग करके हम सामूहिक निर्णय करेंगे। और बाकी 6 जगहों के लिए क्या रहेगा कि बाकी की जगह जहाँ क्लियर कट मेजोरिटी है, जैसे कोटा की बात करें और जोधपुर के बात करें, सुधीर, अगर साफ तौर पर देखा जाए, हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, निश्चित तौर पर सभी पार्टियां अंतिम समय तक कोशिश करती है कि जो है वो उनकी जीत हो, उनका कैंडिडेट चुना जाए, उनका बोर्ड बने या फिर उनकी सरकार बने। लेकिन आखिरकार ये पूरी तरीके से जो बोर्ड की गणित है ये निर्दलियों के कंधों पर टिकी है। निर्दलीय किस करवट बैठते हैं, किस तरफ जाते हैं, जीत की तरफ जाते हैं, सरकार की तरफ जाते हैं या जो है वो बीजेपी का दामन थामते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये नतीजे भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। हालांकि दोनों तरफ से बाड़ेबंदी जो है प्रशिक्षण दोनों में से वही कर रहे हैं, उनके कथनी करनी में अंतर है। पहले भी विधायकों को उन्होंने बीएसपी वालों को लिया था, बीटीपी वालों को लिया था। खरीदारी करना तो शायद उनके प्रकृति में है, उनके स्वभाव में। भाजपा ने कभी भी किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं की है। भाजपा क्या करेगी जब यहाँ आगे बढ़ते इस समय तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस पूरे मामले को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पर वोट मिलना चाहिए, काम जबरदस्त कांग्रेस सरकार ने किया। जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप है, ये घाट की गुणी की टनल जो वर्ल्ड लेवल की कांग्रेस ने बनाई, जेएलएन मार्ग हम लेकर आए, सारे एलिवेटेड रोड हम लेकर आए, मेट्रो ट्रेन हम लेकर आए, रामनिवास बाग की पार्किंग हम लेकर आए, गुजर की धड़ी का अंडरपास हम लेकर आए, बरामदे, सब काम कांग्रेस का है। फिर भी जितना मैंडेट उम्मीद थी उतना नहीं मिला, लेकिन हमें बहुमत मिल गया है। लगभग 4 संख्या कम पड़ रही थी 51 के लिए, वो हो गए हमारे। इसलिए हेरिटेज में मेयर जल्दी बनेगा, डिस्कस कर लेंगे, फिर एक नाम डिसाइड कर लेंगे। मेयर को लेकर के जो सबसे 3 चेहरों की बात चल रही है, क्योंकि ओबीसी महिला का वार्ड है, एक आगे बढ़ते हैं। कोटा में सड़क हादसे की खबर है। ट्रोले और कार में टक्कर हुई है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दरा हाईवे पर यह लंबा जाम इस समय लगा हुआ है। हादसे में दोनों ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोटा में सड़क हादसा और दरा हाईवे है जहां पर एक लंबा जाम इस समय लगा हुआ है। ट्रोले और कार में यह टक्कर हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ के ड्राइवर सुरक्षित हैं। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, मंगलवार पुलिस की कार्रवाई सामने आई। डोडा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। युवक के पास से डोडा बरामद किया गया। 15 किलो से ज्यादा डोडा इस युवक के पास से बरामद किया गया है। भरतपुर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई हुई। 3 मिठाई दुकानों पर छापेमारी की गई। दुकान से सैंपल भी लिए गए। मौके से कई दुकानदार फरार भी हो गए।
3 मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस समय राज्य सरकार का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, जहां पर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों और मिष्ठान भंडारों के ऊपर जाकर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मिठाई वाकई शुद्ध है या नहीं, क्योंकि त्योहार के ऊपर मिठाई की खपत सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ झुंझुनू से भी बड़ी खबर, जहां मिलावटखोरों पर पुलिस का डबल अटैक हुआ। एक साथ 2 बड़ी कार्रवाई की गई। सूरजगढ़ में 2 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। 1.5 क्विंटल दूषित मिठाई नष्ट कर दी गई। पचेरी में अलवर की नकली मिल्क केक बनाने की फैक्ट्री भी पकड़ी गई। दौसा में एसीबी ने पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को एसीबी कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। दौसा जिले के रहने वाले गिरिराज प्रसाद मीणा ने एसीबी को शिकायत दी है कि उसने लवाण थाने में मारपीट का केस दर्ज करवाया था। मामले में लवाण थाने के हेड कांस्टेबल सुमित सिंह ने परिवादी से केस में मजबूत कार्रवाई करने और चालान पेश करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया और आज आरोपी पुलिसकर्मी सुमेर सिंह को एसीबी कोर्ट जयपुर में पेश किया जाएगा। वो सुमेर सिंह हेड कांस्टेबल है, जिसके द्वारा पूर्व में मेरे पापा से 15,000 रुपये 3 बार में अलग अलग वो ले चुका है और अब 10,000 रुपये की मांग और कर रहा है। इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में ये बात सामने आने पे और आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। 10,000 रुपये आरोपी सुमेर सिंह हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी कार्रवाई जारी है। एसीबी ने चूरू के सुजानगढ़ तहसील के राजियासर मीठा पंचायत समिति के सरपंच को आज 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक परिवादी नरपत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भवन निर्माण सामग्री का कारोबार है। उसने वर्ष 2019-20 में राजियासर ग्राम पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी, जिसके 4,20,000 रुपए के भुगतान करवाने की एवज में सरपंच पवन सिंह 6% कमीशन के हिसाब से 26,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के दौरान ब्यूरो ने जाल बिछाकर और सरपंच पवन सिंह को नरपत सिंह से 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। राजधानी जयपुर का नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क शेर और बाघों की कब्रगाह बनता जा रहा है। आज यहां युवा शेर तेजस ने दम तोड़ दिया। एक के बाद एक यहां पर यह शेर और बाघ परिवार में लगातार 8वीं मौत है। इसे बदकिस्मती कहें, कोई संकट कहें, या फिर ऐसी बीमारी जिसे अभी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगातार बिग कैट्स में से 8वीं मौत। आज शिकार हुआ है तेजस। तेजस को काफ़ी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गया है। अब उसे मुखाग्नि दी गई है पोस्टमार्टम करने के बाद में, और यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स के पैनल को बुलाया गया और तेजस इस दुनिया को अलविदा कह गया। एक दौर था जब खुशियां इस आंगन में आई थी, जब यहाँ पर प्योर एशियाटिक ब्रीड की नस्ल के जो शेर हैं वो लाए गए थे। ये बच्चे जब इस आंगन में पैदा हुए तो बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी खुशियां थी। क्या पूरा मामला था? 3-4 दिन लगातार ये शेर बीमार रहा, फिर आखिरकार मौत का शिकार हुआ। लगातार 8वीं मौत है। वाकई में हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।